नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, विमान सेवा और जलमार्ग की अनेक नई परियोजनाओं से विकास में तेजी आएगी। राष्ट्रपति ने त्रिपुरा न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को एक मुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई योजना प्रधानमंत्री विकास पहल को 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर दमन और अत्याचार के जिम्मेदार तालिबान पर वीजा प्रतिबंध लगाया। 1,300 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को चीन के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने के लिए वीजा मिलेगा। गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग समापन। सेना 61 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर। और बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में विकास को तेज किया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राजमार्ग, रेलवे, विमानन क्षेत्र और जलमार्गों से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने आज अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए की राशि दी जाएगी। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा। मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और तेल विपणन कंपनियों को एक मुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतें वैश्विक स्तर पर 300% तक बढ़ गई हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। वो वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के वास्ते नई योजना प्रधानमंत्री विकास पहल को भी मंजूरी दी है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन योजना की बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि 4 वर्षों के लिए इसको लाया गया है। 2022-23 से 2025-26 तक पीएम डिवाइन को मंजूरी दी गई है। 6,600 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया गया है।
विभिन्न सेक्टर्स में डेवलपमेंट गैप्स को जो है पूरा करने के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी। युवाओं और महिलाओं के लाइवलीहुड संबंधी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर सकेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पीएम गति शक्ति के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही कन्वर्जेंस पर आधारित होंगे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विकास भी हो, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो, उसमें भी फायदा मिलेगा और ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। मंत्रिमंडल ने बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें बहुराज्यीय सहकारिता समिति अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रावधान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से कारोबार सुगमता बढ़ेगी। मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। इसमें चुनावी सुधार होगा, बोर्ड की कंपोजिशन होगी, SC ST से लेके महिलाओं का उस पर नॉमिनेशन होगा। MCS के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल ने गुजरात में कांडला बंदरगाह के निकट टोना टेकरा में बहुउद्देशीय कार्गो सुविधा और कंटेनर टर्मिनल के विकास को स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं कंटेनर कार्गो यातायात में भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी और रोजगार पैदा करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि बहुउद्देशीय कार्गो सुविधा के विकास में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को लाभ होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और कृषि के पारंपरिक तरीकों के साथ नवाचार के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से महामारी के दौरान भी 3,75,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि सरकार देश में कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 10,000 किसान उत्पादकता संगठन स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई उपायों पर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वे ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। इसके शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा का एक आरामदायक तथा तेज गति का संसाधन उपलब्ध होगा। श्री मोदी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने 2017 में इस संस्थान की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें सालाना 27 करोड़ रुपए से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। इससे राज्य को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलने की आशा है। श्री मोदी राज्य में लगभग 3,125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में मंदिरों के शहर बाहूचाराजी से गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। श्री नड्डा ने कहा कि ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करेगी। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो देश को दुनिया के नक्शे पर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। गौरव यात्रा का पहला मार्ग कच्छ जिले के बहुचाराजी से माता नमद तक होगा। श्री नड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वारका से पोरबंदर तक दूसरे मार्ग पर यात्रा को रवाना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल शेष 3 मार्गों पर यात्रा का शुभारंभ करेंगे।
राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा लोगों तक पहुंचने के लिए 5 अलग अलग मार्गों पर गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए मानवाधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि मानव उत्थान और सामाजिक स्थिरता के लिए मानवाधिकार बहुत जरूरी हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि आयोग ने भारत के समर्पित प्रयासों और उच्च मानकों के साथ लगातार चौथी बार अपना ए श्रेणी का दर्जा बरकरार रखा है। It is a befitting recognition of NHRC dedicated efforts and high standards that NHRC India has retained its A status of accreditation with Global Alliance of National Human Rights Institutions for the 4th consecutive year. I have no doubt this track record would ever be on incremental trajectory. This indicates our nation's excellent recent record as regards human rights. उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े सभी लोगों को समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तो ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, विमान सेवा और जल मार्ग की अनेक नई परियोजनाओं से विकास में तेजी आएगी। राष्ट्रपति ने त्रिपुरा न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई योजना प्रधानमंत्री विकास पहल को 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर दमन और अत्याचार के जिम्मेदार तालिबान पर वीजा प्रतिबंध लगाया। 1,300 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को चीन के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने के लिए वीजा मिलेगा। गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग समापन, सेना 61 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। और बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1,300 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीजा जारी करना शुरू कर दिया गया है। चीन ने वर्ष 2020 में कोविड प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान पर रोक लगा दी थी। हजारों भारतीय विद्यार्थियों के साथ साथ
चीन में काम करने वाले भारतीयों के लिए सीधी उड़ानों का स्थगित होना बड़ी समस्या बन गई थी। चीन ने लगभग 3 वर्ष बाद हाल ही में वीजा प्रतिबंध हटा लिए थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सरकारी नीतियों और हिंसा से महिलाओं तथा बालिकाओं के उत्पीड़न के जिम्मेदार तालिबान सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये प्रतिबंध तालिबान के पूर्व और मौजूदा सदस्यों, गैर सरकारी सुरक्षा समूहों और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों और समूहों के परिवारों के सदस्यों पर भी वीजा प्रतिबंध लागू रहेंगे। हरियाणा सरकार ने सोनीपत में दवा बनाने वाले मेडिन फार्मास्यूटिकल के कारखाने को बंद कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस कंपनी की बनाई गई खांसी की दवा के सेवन से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत को लेकर दी गई चेतावनी के बाद ये कदम उठाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान देश भर में 15 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। मंत्रालय ने कहा कि इसने सुपोषित भारत के लिए प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने में योगदान दिया है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन पर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में 1,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज समुद्री तटों, नदियों और जलाशयों में शामिल प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार के कचरों को निकालने के पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की सराहना की है। नई दिल्ली में श्री भट्ट ने कहा कि युवाओं को जिम्मेदार, अनुशासित और प्रेरित नागरिक बनाने में एनसीसी का योगदान सराहनीय है। आज हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स तैयार हो गई है। अगर कोई अनुशासित आज युवा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा एनसीसी है। 140 टन प्लास्टिक समुद्र से हमने निकाल दिया। यह अभियान हमारा चला। कोविड में हमारे लोग लगे रहे। कोई अभियान हो, किसी भी प्रकार का अभियान हो, कहीं पर आपदा आती है, सबसे पहले हम लोग वहां चले जाते हैं, हमारे कैडेट से जाते हैं। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। वर्ष 2023 में वायुसेना के पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अग्निपथ vayu.cdac.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। देश में ये आयोजन पहली बार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये संगोष्ठी शुक्रवार तक चलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि डोपिंग रोधी मोर्चे पर सरकार ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण के साथ समझौता किया है ताकि पोषण सप्लीमेंट्स का परीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी खिलाड़ियों के साथ भी साझा की जा रही है। श्री ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम देश में सभी स्तरों पर स्वच्छ खेलों के लिए सरकार का दृढ़ संकल्प दर्शाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल आज गुजरात के सूरत में शानदार समारोह के साथ संपन्न हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति ने खेलों में खेल भावना पर जोर दिया। ओलंपिक के लिए आज मेरा मन आश्वस्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। जो विकास की गंगा जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के जरिए जरूरी है, वो हर जगह बह रही है। खेल के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हार जीत निश्चित है, पर एक चीज की जीत है और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 स्वर्ण सहित कुल 128 पदक अपने नाम किए और शीर्ष पर रहा।
वहीं महाराष्ट्र ने 39 स्वर्ण के साथ दूसरा और हरियाणा ने 38 स्वर्ण लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्रन ने खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला और केरल के साजन प्रकाश ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता। बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप क्रिकेट में कल पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 से खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में दोपहर 1 बजे पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में इस समय जापान का सामना तंजानिया से और स्पेन का सामना कोलंबिया से हो रहा है। गोवा में कनाडा और फ्रांस के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। वहीं नवी मुंबई में चीन ने मेक्सिको को 2-1 से पराजित किया। भारत का अगला मैच शुक्रवार को मोरक्को से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा की जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम उन महान कलाकारों की उपलब्धि आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें वर्ष 2001 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2001 में रूमानी फिल्मों के सक्षम चितेरे यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदाबहार सुपरस्टार देवानंद को भी इस विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है। बांग्ला लेखक और भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं में शुमार मृणाल सेन, मलयाली भाषा में नई धारा फिल्म आंदोलन के प्रणेता अडूर गोपालकृष्णन, महान फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, कला फिल्मों के निर्माता तपन सिन्हा और शास्त्रीय संगीत को कुशलता से फिल्म संगीत में पिरोने में माहिर विशिष्ट गायक मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया। कैमरामैन वीके मूर्ति, जिन्होंने भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल का फिल्मांकन किया। तेलुगु तमिल फिल्मों के निर्माता डी रामानायडू, जिनका नाम 9 भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित है। और तमिल फिल्म निर्माता के बालाचंदर, जिन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, श्रीदेवी और चिरंजीवी जैसे कलाकारों को पहला अवसर दिया, इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। बंगला फिल्मों के अभिनेता सौमित्र चटर्जी, जो फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय फिल्म कलाकार हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। তার ভেতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে, সম্ভাবনা আছে, কিন্তু করছে না কিন্তু সেটি শেষ কথা না, সেটি ট্র্যাজেডিও না। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले अन्य फिल्मी हस्तियों में हिंदी फिल्म अभिनेता प्राण, गीतकार गुलजार, अभिनेता और निर्माता शशि कपूर, भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय अभिनेता मनोज कुमार, तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ, हिंदी फिल्मों के अभिनेता विनोद खन्ना, हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन।
16 घंटा चालू है। सुपरस्टार रजनीकांत को ये प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2019 में मिला। படங்களை மரல் வச்சுக்கிட்டு மீசை முறுக்கிக்கிட்டு லுங்கி கட்டிக்கிட்டு நம்பி யாரு கபாலி அப்படின்னு சொன்ன உடனே குனிஞ்சி சொல்லுங்க எஜுமா அப்படி வந்து நிப்பானே அந்த மாதிரி கபாலி நினைச்சியாடா। हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 में सिनेमा के इस महानतम पुरस्कार से अलंकृत किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सुदृढ़ होते भारत पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 7.41% हो गई है। पिछले महीने ये 7% थी। मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थ, कपड़े और जूते तथा ईंधन की कीमतें मामूली बढ़ने के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 479 अंक की वृद्धि के साथ 57,626 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार की समाप्ति पर 140 अंक ऊपर चढ़कर 17,124 पर था। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 1 पैसे की बढ़त के साथ 82 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 57,680 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था होगी। संस्था ने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पहले व्यक्त अनुमान से कम होकर वित्तीय वर्ष 2023 में 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के 7वें संयुक्त बहुउद्देशीय अभ्यास में भाग लेने के लिए INS तरकश ग्रीकुहरिया बंदरगाह पहुंच गया है। इस अभ्यास के दौरान क्षति नियंत्रण और आग से बचाव जैसी उत्पन्न स्थिति से निपटने जैसे अभ्यास भी किए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, विमान सेवाओं और जलमार्ग की अनेक नई परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास में तेजी आई है। अगरतला में त्रिपुरा न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मंत्रिमंडल ने घरेलू LPG में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को एक मुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई योजना प्रधानमंत्री विकास पहल को 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर दमन और अत्याचार के जिम्मेदार तालिबान पर वीजा प्रतिबंध लगाया। 1,300 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को चीन के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने के लिए वीजा मिलेगा। गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग समापन, सेना 61 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। और बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।